मैं अपने खेतों में गया था। धूप इतनी जोरदार थी कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में बुखार उठ रहा है। मैंने खेत के बंजर पर जाकर एक पेड़ के नीचे आराम किया और उस पेड़ की छांव में सर रख दिया। मेरे मन में निराशा की एक लहर थी। तभी मुझे हल्का सा मधुर आवाज सुनाई दी। क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? मैंने अनसुना किया, क्योंकि आवाज बहुत धीमी थी। शायद मुझे ऐसा महसूस हुआ होगा, लेकिन वही आवाज फिर से सुनाई दी। अब वह थोड़ी स्पष्ट और तेज थी। क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? ये आवाज शायद मेरी बाईं ओर से आ रही थी। तो मैंने उस दिशा में देखा। जो नजारा मेरे सामने था वह बहुत ही अद्भुत था। एक खूबसूरत महिला मेरे सामने खड़ी थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस धूप में कोई यहां आएगा। मैं हमेशा अकेला ही होता था। इस खेत में ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे कोई भ्रम हो रही है। लेकिन जब मैंने फिर से देखा तो वह महिला अब मेरे पास आई थी। उसने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर आपके पास पानी हो तो कृपया मुझे दें। मैंने कहा, बिल्कुल। मैं थोड़ा घबराया हुआ था। मेरे पास एक छोटा सा मटका था। उठकर मैं मटके की तरफ बढ़ा और फिर पूरा गिलास भरकर उसकी ओर बढ़ाया। उसने मेरे हाथ से वह पानी का गिलास लिया और कुछ ही क्षण में उसे खाली कर दिया। पानी पीने के बाद उसने कहा, धन्यवाद। लेकिन मेरे मन में एक सवाल चल रहा था कि यह महिला यहाँ कैसे आई। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसके रूप सौंदर्य से भी वह किसान जैसी नहीं लग रही थी। मैं फिर से पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने पूछा, क्या यह तुम्हारा खेत है? मैंने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, हाँ, ये मेरा ही खेत है। लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। तुम कैसे आई? उसने हंसते हुए कहा, मैं हाल ही में इस गांव में आई हूं। जब मैं आज खेत में आई थी तो पानी लाना भूल गई। अच्छा हुआ कि तुम मिले। मुझे बहुत प्यास लगी थी। यहाँ आसपास कोई नहीं आता। तुम्हारा खेत ही है। जब काम होता है तभी मजदूर आते हैं। उसने बताया। वह अभी भी खड़ी थी। मैंने कहा, बैठो ना, देखो मेरी छोटी खाट है। जल्दी से उठकर मैंने खाट बिठाई और कहा, बैठो ना। उसने कहा, नहीं, अब मुझे जाना है। इतना कहकर वह अपने खेत की ओर चलती। मैं उसे देखता रह गया। वह बहुत खूबसूरत थी, जैसे कोई अप्सरा हो। वह धीरे धीरे चल रही थी और मैं उसे एकटक देख रहा था। सोच रहा था कि अगर वह थोड़ी देर और ठहरती तो कितना अच्छा होता। लेकिन वह चली गई और मेरे मन में बस उसी का ख्याल था। धूप और थकान जैसे कहीं खो गई थी। मन एकदम शांत और ठंडा लग रहा था और खुशी का अनुभव दिल में गहराई से बस गया था। 2 दिन बीत गए, लेकिन वह महिला फिर नहीं दिखी। मैं उसे खोजता रहा। एक दिन दोपहर में जब मैं खेत में काम कर रहा था तो फिर से मेरी ओर आते हुए दिखाई दी। उसे देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैं गेहूं के खेत को पानी दे रहा था। वह पास आई और मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हें पानी चाहिए? क्या? मैंने कहा, आज मैंने पानी लाया है। वह मुझसे कुछ दूरी पर खड़ी थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलूं। वह मेरी उम्र से थोड़ी बड़ी लग रही थी, लेकिन बेहद सुंदर थी। मैंने कहा, ये खेत पहले रामराव संभालते थे, लेकिन अचानक आप कैसे यहां आ गई? उसने बताया, ये खेत मेरा है, लेकिन मैंने रामराव को काम करने दिया था। अब मैंने सोचा कि गांव में आकर खेती करूंगी। मैंने कहा, इसलिए मुझे नहीं लगता था कि आप किसान होंगी, क्योंकि आप शहर की महिला लगती हैं। ये सुनकर वह थोड़ा हंसती। मैंने पूछा, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत बोला? क्या बोली नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वह सच है। मैंने कहा, आप छाये में बैठना चाह रही हैं, क्योंकि यहां बहुत धूप है। वह फिर से हंसते हुए बोली, हाँ, अब खेत में आ गई हूं तो थोड़ा धूप में रहना ही पड़ेगा। मैंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा नाम सुनीता है। उसने कहा, मेरा नाम सुमित है। मुझे खेती के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने तय किया है कि इस गांव में रहकर खेती सीखूं होंगी। मैंने कहा, यह जानकर अच्छा लगा, और अगर आपको कोई मदद चाहिए तो जरूर बताना। वह बोली, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें नहीं जानती, इसीलिए आपके पास आई हूं। मैंने कहा, चिंता मत करो सुनीता जी, मैं आपको पूरी मदद करूंगा। ये सुनकर उसने मुस्कुराया। थोड़ी बात करने के बाद उसने कहा, अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे थोड़ा काम करना है। मैंने कहा, हाँ, कोई बात नहीं। दूसरे दिन जब मैं खेत में चारा डाल रहा था तो वह फिर आई। आज वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी और रंग बिरंगा ब्लाउज पहना था। उसके हाथ में एक बैग था। दूर से उसने पूछा,
सुमित जी, क्या कर रहे हैं? क्या आपका खाना हो गया? मैंने कहा। दोपहर को घर जाने वाला हूं। चिंता मत करो, वह बोली। आपको घर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपके लिए खाना लाया है। मैंने पूछा। क्या वह हंसते हुए बोली? हाँ, मैंने एक अच्छा डब्बा लाया है। मुझे भी भूख लगी है, इसलिए मैंने तय किया कि हम एक साथ खाएंगे। मैंने कहा। आप बैठिए, मैं काम खत्म करके आता हूं। वह पेड़ के नीचे बैठ गई और मैंने थोड़ी देर में काम खत्म कर लिया। वह आसानी से बैठी हुई थी। मैं उसे और उसके खाने के डब्बे को देखकर सोचने लगा। यह मेरे लिए बहुत अलग अनुभव था, क्योंकि मैं हमेशा खेत में अकेला होता था और कभी किसी ने मेरे लिए खाना नहीं लाया था। उसने डब्बा खोला और खाने के सामान निकालने लगी। उसने कहा, लो खाओ। मैं नीचे बैठ गया और उसने पानी की बोतल मेरे पास रख दी। मैंने कहा, अरे आज आपने पानी की बोतल भी लाई है? वह बोली, हाँ, मैंने घर से ही लाया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने बोला, किसी को पानी देना तो पुण्य का काम है। मैंने बोतल से थोड़ा पानी लेकर हाथ धोए। उसने आलू के पराठे, पुदीने की चटनी और दही लाया था। मैंने खाना शुरू किया। पहला कौर खाते ही उसका स्वाद एकदम लाजवाब लगा। मैंने कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा था। 2-3 कौर खाने के बाद उसने पूछा, क्या आपको पसंद आया? मैंने कहा, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। उसने फिर कहा, आपकी तरह मुझे यह सुनकर कुछ जवाब देने का मौका नहीं मिला। मैंने कहा, आप भी खाइए। फिर उसने भी खाना शुरू कर दिया। उसने कहा, सुमित जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मैंने कहा, हाँ, पूछिए। वह बोली, आप हमेशा खेत में अकेले ही दिखते हैं। आपकी परिवार नहीं है? मैंने कहा, नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। यह सुनकर वह थोड़ी हैरानी से मुझे देखने लगी। मैंने कहा, मैं अपने चाचा और चाची के साथ रहता हूं। वे इसी गांव में रहते हैं। उन्होंने मुझे बचपन से ही पाला है। वह बोली, अच्छा है सुनीता जी, मैं भी आपको खेत में अकेले ही देखता हूं। आपकी परिवार कहाँ है? उन्होंने कहा, घर पर नहीं है, मैं गांव में अकेली आई हूं। तब मैंने कहा, इसका मतलब आपकी फैमिली शहर में है? तब वह बोली, नहीं, सच बताऊं, मेरी कोई फैमिली नहीं है। मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने पूछा, क्यों? सुनीता बोली, मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं उनकी दूसरी पत्नी थी। मेरे पति की पहली पत्नी से एक बेटा है, जिसका शादी हो गई है। लेकिन मेरा सौतेला बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा व्यवहार करने लगे थे, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर गांव आई। उसने कहा, मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे पति ने अपने मरने से पहले इस गांव में मेरे नाम पर 4 एकड़ खेती खरीदी थी, जिससे अब मुझे बहुत सहारा मिला है। यह सब बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी कहानी सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, अरे सुनीता जी, इतना बुरा मत मानिए। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा यहाँ हूँ। खेती में आपको जो मदद चाहिए, बताइए, और बाकी सब भगवान के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं। वह बोली, सच कह रहे हैं। सुमित जी, खाने के दौरान हम थोड़ा और बातें करते रहे। जब खाना खत्म हुआ तो वह जाते जाते बोली, मैं रोज आपके खेत में आती हूँ, लेकिन आप कभी मेरे खेत में नहीं आए। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं कल दोपहर जरूर को आऊंगा। उसने कहा, मैं रोज ही यहाँ खेत में होती हूँ। मैंने वादा किया, कल आपके खेत में जरूर आऊंगा। जब वह गई तो मैं सोच रहा था कि उसके जीवन में इतनी सारी परेशानियों के बावजूद वह कितनी शांत और संयमी है। अगले दिन दोपहर के करीब, जब मैं अपना महत्वपूर्ण काम खत्म कर चुका था, तो मुझे उसकी याद आई और मैं सीधे उसके खेत की ओर गया। उसके खेत के बांध पर पहुंचने पर मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। फिर मैंने आवाज लगाई, सुनीता जी। जब मैंने जोर से आवाज दी तो एक कोने से उसका उत्तर आया, मैं यहां हूं। वह बैठी हुई थी और अपने हाथ में कुदाल थी। मैं उसके पास गया। उसने हंसते हुए कहा, मुझे लगा आप आने वाले नहीं हैं। मैंने कहा, कैसे नहीं? आप इतनी सम्मानजनक तरीके से बुला रही हैं, तो मैं कैसे नहीं आऊंगा? उसकी हंसी में खुशी छलक रही थी। मैं वहां कुछ समय बैठा रहा और उससे बात करता रहा। उसने कहा, चलो वहां पेड़ के नीचे बैठते हैं। वह खड़ी हुई और उसने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में बांध लिया। हम दोनों उसके खेत में एक नींबू के पेड़ के नीचे पहुंचे। उसका पल्लू बांधना उसे एक असली किसान की तरह दिखा रहा था। मैं उसे देखते रह गया। उसने कहा, क्या हुआ? किस लिए देख रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, आज तुम सच में एकदम असली किसान लग रही हो। उसने कहा, क्या बात है सुमित जी, आज तो आप खुद पैरों में पल्लू बांधकर काम करने लगे हैं।
उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। उसने कहा, अच्छा हुआ सुमित जी, आप आ गए। मुझे भूख लग रही थी। सुबह मैंने खाना नहीं खाया। ये कहते हुए उसने अपने पल्लू को ढीला किया और एक पेड़ की शाखा से लटकाए हुए डिब्बे को खोलना शुरू कर दिया। वह ऊंचे हो रही थी। जब उसने डिब्बा खोला तो उसका संतुलन थोड़ा बिगड़ गया और वह गिरने वाली थी। मैंने तुरंत उसकी ओर दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे सुनीता जी, जरा संभल कर मुझे बताया होता तो मैं डिब्बा पकड़े रहता। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा यहां डिब्बा बांधती हूं। उसका हाथ मेरे हाथ में था और वह मेरे सामने ही खड़ी थी। मैं उसकी आंखों में देखते हुए कुछ पल के लिए खो गया। उसका पल्लू उसके कंधे से गिर गया था और उसकी सुंदरता ने मुझे एक पल में मोहित कर दिया। अचानक उसे होश आया और उसने जल्दी से पल्लू सही किया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने बताया होता तो मैं डिब्बा खुद ही पकड़ लेता। ऐसा कहते हुए मैंने उसे डिब्बा वापस दिया। उस गर्मी की धूप में भी उस पल ने एक सुखद अनुभव दिया। हम दोनों एक पेड़ के नीचे एक लकड़ी पर बैठ गए। सुनीता ने कहा, धन्यवाद सुमित जी, आपने मुझे गिरने से बचाया नहीं तो सच में मुझे चोट लग जाती। मैंने जवाब दिया, ऐसा कैसे होता, मैं आपको गिरने नहीं देता। फिर उसने कहा, तो तुम्हारे चाचा चाची कभी खेत में नहीं आते? मैंने बताया, वे घर पर ही रहते हैं। खेती का सारा काम मैं ही देखता हूं। उसने पूछा, क्या तुम्हारे चाचा चाची के बच्चे नहीं हैं? मैंने कहा है, उनके बच्चे पढ़ाई करके शहर में अच्छी नौकरी करने गए हैं। फिर मैंने कहा, मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। तब से मेरे चाचा चाची ने मुझे बड़ा किया, लेकिन उन्होंने मुझे कभी स्कूल जाने नहीं दिया। ये सुनकर वह बोली, क्या क्यों? मैंने कहा, वे मुझे पराए बच्चे की तरह समझते। छोटे होने पर मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं उन्हें अपने माता पिता मानता था, लेकिन जब बड़ा हुआ तब सच सामने आया। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई करवाई, लेकिन मुझे खेत पर काम करने के लिए ही रखा। मेरे यह बोलते वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। सुनीता ने मेरी बात सुनकर दुखी होकर कहा, ऐसा मत सोचो, ये सब तुम्हारे नसीब में था। मैंने कहा, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, जो नसीब में होता है वही होता है। उसने अपनी साड़ी का पल्लू लेकर मेरे गालों को पहुंचते हुए कहा, समझो, इस बात को मत ले जाओ। तुमने ही कहा था ना कि जो नसीब में होता है वही होता है। उसका यह कहना बिल्कुल सच था। हम नजदीक बैठे हुए थे और उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन वह सामने देख रही थी। शायद उसने मुझे सांत्वना देने के लिए ऐसा किया था। उसका यह कोमल स्पर्श मेरे लिए बहुत खास और सुखद अनुभव था। उस दिन शाम तक हम वहां बैठे रहे। अब मैं रोज ही खेत में सुनीता से मिलता था और बातें करता था, लेकिन जब मेरे खेत में मजदूर काम कर रहे होते तब वह मेरे खेत में नहीं आती थी। ठीक उसी तरह जब उसके खेत में मजदूर होते तब मैं भी उसके खेत में नहीं जाता था। बिना कुछ कहे हम दोनों ने यह अनकहा नियम बना लिया था। इन सभी मुलाकातों में 6 महीने बिना एहसास के निकल गए। अब गर्मियों का अंत हो चुका था और बारिशों का मौसम शुरू हो गया था। फसलें लहलहा रही थीं। एक दिन मैं खेत में काम कर रहा था और अचानक बारिश शुरू हो गई। उस दिन मैं छतरी लाना भूल गया था, इसलिए मैं खेत पर ही था। सुनीता का खेत वहां से बहुत करीब था। जैसे ही बारिश शुरू हुई, मैंने उसके खेत की ओर दौड़ लगाई। मैं उसे एक पेड़ के नीचे खड़ा देखकर हंस पड़ा। उसके हाथ में छतरी थी। मैं दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा, लेकिन बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। उसके पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, देखो ना, अचानक बारिश शुरू हो गई है। तुम तो बारिश में भी भीग गई हो। क्या करूं? आज छतरी लाना भूल गया। वह मेरे पास ही छतरी लेकर खड़ी थी। उसने मेरी तरफ देखा और तुरंत मेरे पास आकर मुझे अपनी छतरी में ले लिया। मैंने उसकी ओर मुस्कुराया और उसे भी हंसते हुए देखा। मैंने कहा, धन्यवाद सुनीता जी। उसने पूछा, किस बात के लिए धन्यवाद? तुम छतरी के लिए क्या बोल रहे हो? तुमने मुझे पराई के समय कितनी मदद की। मैंने तुम्हें थोड़ी बहुत मदद की, इसमें तो खुशी ही है। सुनीता ने आगे कहा, मुझे एक बात कहनी थी। मैंने कहा, हाँ, कहो। उसने कहा, मुझे सुनीता जी मत कहो, सिर्फ सुनीता बुलाओ। मैंने कहा, ठीक है। अब बारिश तेज हो गई थी। नदियां और नाले बहने लगे थे और खेतों में भी पानी भरने लगा था। छतरी इतनी बड़ी नहीं थी, इसीलिए चारों ओर से कुछ पानी की बूंदें हम पर गिर रही थीं। इसी कारण वह थोड़ा और मेरे करीब सरक गई।
मेरे कंधे उसके कंधे से लगे थे। काफी देर तक बारिश और हवा चलती रही। उसे ठंड लगने लगी थी और वह थोड़ी कांप भी रही थी। मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रख दिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे यह करते हुए बहुत अच्छा लगा। मेरे मन में ख्याल आया कि अगर सुनीता मेरी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन मैंने तुरंत उस सोच को दूर कर दिया, क्योंकि यह संभव नहीं था। मुझे पता था कि ऐसे विचारों से बस मन को ही दुख होगा। वह बोली, कितना समय हो गया, बारिश हो रही है, पता नहीं कब थमेगी। मैंने कहा, हाँ सुनीता, हम एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। मैं उसकी ओर देख रहा था और उसे भी एहसास हुआ। उसने भी मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। ठंड के कारण हमारे होंठ कांप रहे थे। मैंने उसके हाथ में से छतरी लेकर अपने एक हाथ में पकड़ी और उसके और करीब आ गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, जिससे मेरा दिल भी असामान्य गति से धड़कने लगा। अब मैं तो बस भक्ति में था। बारिश बहुत तेज पड़ रही थी और उस बारिश में हमारे प्यार का खेल चल रहा था। कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दूसरी दुनिया में चला गया हूं। कुछ समय बाद हम भान में आए। अब बारिश भी थम गई थी। जो कुछ भी हुआ था वह बहुत अनिश्चित था। मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन थोड़ी झिझक महसूस कर रहा था। वह बहुत समझदार थी। उसने कहा, अब बारिश थम गई है, तुम्हें भूख लग रही होगी। मैंने कहा, नहीं सुनीता, तुमने जो दिया है उस कारण मेरा पेट भरा हुआ है। वह लज्जा से अपना सिर झुकाने लगी। तभी दूर से किसी ने आवाज दी। खेत के पास एक कच्चा रास्ता था और वहां से एक दादी आवाज दे रही थी, जो मेरी पहचान की थी। मैंने उसे पूछा, क्या हुआ दादी? वह बोली, अरे, यहां मैं कब से तुझे बुला रही हूं। सुनीता, मैं देखती हूं। मैं दौड़कर दादी के पास गया। दादी बोली, इतना बड़ा तूफान चल रहा था, मेरे हाथ से छतरी फिसल गई और कहीं उड़कर चली गई। मुझे वह मिल नहीं रही थी। मैंने कहा, जाओ दादी, छतरी चली गई तो जाने दो, उसे भूल जाओ। लेकिन दादी उस छतरी की बहुत चिंता कर रही थी। थोड़ी देर बाद सुनीता भी वहां आई और दादी ने उसे वहीं कहा। सुनीता ने अपनी छतरी दी और कहा, ये लो दादी, चिंता ना करो। फिर दादी छतरी लेकर वापस लौट गई। हम वहीं खड़े थे। सुनीता ने कहा, मुझे घर जाना होगा, काम है। इतना कहकर वह चली गई, लेकिन जाते हुए उसने मुझे एक प्यारी मुस्कान दी। अगले दिन मैं खेत में नहीं गया, क्योंकि मुझे खाद लेने के लिए शहर जाना था। इस वजह से खेत पर नहीं जा सका। एक दिन बाद जब मैं खेत पर गया तो सुनीता मेरे पास आई और पूछने लगी, क्या हुआ, कल खेत में नहीं आए? मैंने कहा, नहीं, मैं शहर गया था, कुछ सामान लाना था। सुनीता ने कहा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मैंने कहा, नहीं, पूछो। उसने कहा, जो मैं पूछने वाली हूं वह थोड़ी खास है। उसने मेरे करीब आकर कहा, सुमित जी, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैंने जवाब दिया, मेरे चाचा चाची ऐसे हैं कि वे कभी नहीं चाहते कि मेरी शादी हो। अगर मेरी शादी हो गई तो मैं अपने परिवार को संभालूं, बच्चे होंगे और फिर उनकी खेती कौन करेगा? इस बात को लेकर उन्हें डर लगता है, इसलिए वे नहीं चाहते कि मैं शादी करूं। लेकिन मैं यह सब उनके सामने नहीं कह सकता था, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ा किया है। सुनीता ने कहा, यह सब सही है, लेकिन तुम्हें अपने भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। चाची, चाची कितने दिन रहेंगे, तुमको अपनी जिंदगी तो जीनी है। मैंने कहा, हाँ सुनीता, तुम सही कह रही हो, लेकिन अब मेरी शादी की उम्र निकल रही है। कोई मुझे लड़की नहीं देगा। लोग केवल उन्हीं लड़कों को लड़की देते हैं जिनके पास नौकरी होती है। खेती करने वाले को लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। फिर उसने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक लड़की है, लेकिन वह तुमसे थोड़ी बड़ी है। मैंने पूछा, कौन है? क्या तुम उसे पहचानती हो? उसने हंसते हुए कहा, सुमित जी, तुम भी उसे अच्छे से जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें कल बताऊंगी। इतना कहकर वह जल्दी जल्दी चली गई। मैं सोचने लगा कि सुनीता किस लड़की की बात कर रही थी। क्या वह खुद के बारे में बात कर रही है? क्या वह मुझसे शादी करना चाहती है? मेरे मन में कई सवाल घूमने लगे। शाम को जब मैं घर गया तब भी यह सवाल मेरे मन में थे। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे बस इंतजार था कि कब सुबह हो और कब सुनीता मुझसे मिलेगी और मुझे उस लड़की के बारे में बताएगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? और अगर आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।